नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप मस्त रहो और मस्त होकर पढ़ाई करो। जैसा कि दोस्तों आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर भी कि आज अपना मुख्य विषय क्या है। आज अपना मुख्य विषय सिलेबस डिस्कशन होगा और सिलेबस डिस्कशन अपन कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पर अपना मुख्य बिंदु रहने वाला है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि इस बार आरपीसी के द्वारा कॉमर्स के लिए 340 पोस्ट निकाली है। ये कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है कि दोस्तों आरपीएससी ने विगत 2-3 भर्तियों में इस बार कॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट निकाली है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछली बार लगभग 130, इससे पिछली बार 120 पोस्ट कॉमर्स की आती थी। इस बार लगभग 2.5 गुना पोस्ट आपके लिए आई है। तो दोस्तों आपके लिए ये गोल्डन चांस है और इस गोल्डन चांस में हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा कि पावर स्टडी में मनोज जी सर है, एक अपने आप में खुद ब्रांड है, अच्छा पढ़ाते हैं। उन्हीं के साथ एक खुद ब्रांड होते हुए उन्होंने फिर एक ब्रांड को ढूंढा है, जितेंद्र नेहरा को ढूंढा है दोस्तों। और हम दोनों मिलकर आपकी नैया पार लगाएंगे। कहते हैं कि दोस्तों कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले आदमी को कुछ नहीं मिलता है। और आज आपका भाग्य जागा है, आज आपका वो टाइम आया है जिसमें आपको एक अच्छी पोस्ट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आप इस मौके को गंवा मत देना। किसी ने कहा है कि भगवान या ऊपर वाला हर आदमी को आगे बढ़ने का एक अवसर ज़रूर देता है, जीवन में एक मौका ज़रूर देता है। अब वो उस मौके का फ़ायदा उठाता है या वो व्यक्ति उस मौके को छोड़ देता है। तो दोस्तों आपके लिए ये मौका है, आपके लिए अवसर है जो भगवान ने आपको दिया है। आप इस अवसर को गंवाना मत। इस अवसर में आपको मनोज जी सर जैसे मिल रहे हैं और आज आपका मिलन मेरे साथ भी हो रहा है दोस्तों। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब आप इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ेंगे, आपके इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों। हो सकता है कि जैसे इस बार अपने 45 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए, तीनों में बीओ से और अकाउंट से 45 जैसे 135 हो सकता है 150 आ जाए, इकोनॉमिक्स से 50 क्वेश्चन भी आ जाए। तो दोस्तों आप मेरे से पढ़े, आप देखिए, मेरा वादा है अपना मैटर एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है, बाहर नहीं जाने वाला है। आपके क्वेश्चन 50 आएंगे तो 50 में 50 ही करवाएंगे, 45 आएंगे तो 45 में 45 ही कराएंगे। हो सकता है आप अपनी सीलिंग मिस्टेक से 45 क्वेश्चन आए तो आप हो सकता है कि 5 आपके क्वेश्चन गलत हो जाए तो 40 हो जाए। तो यदि दोस्तों आपके 45 में से यदि 40 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। आपका सिलेक्शन होगा, आप रैंक के साथ सिलेक्टेड होंगे। तो दोस्तों ये तो अपना परिचय हुआ। वैसे अपन जो जितनी भी अपनी वीडियो होंगे उस पर अपन नो बकवास करेंगे, नो टाइम पास, ये अपनी मुख्य थीम रहेगी। अपन फालतू बकवास क्लास में नहीं करने वाले हैं, अपन स्पीड को फास्ट रखने वाले हैं। आप दोस्तों हम पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो, आपको रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। तो दोस्तों अपने बिना समय व्यतीत किए हैं अपने मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं और अपने सिलेबस की चर्चा करते हैं दोस्तों जैसा कि आज अपना मुख्य विषय आपको दिख रहा होगा कि आज अपने जो कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स 3 होते हैं। तो इस बार फर्स्ट ग्रेड में मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो पोर्शन रहने वाला है वो इकोनॉमिक्स रहने वाला है। और दोस्तों अपन इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन दोस्तों देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिकों को अपन कैसे उनका अध्ययन करेंगे, कैसा अपन उनको एनालिसिस करेंगे। 360 डिग्री एनालिसिस होगा, पूरा पोस्टमॉर्टम होगा। आप अभी जैसे मैं ब्रीफ में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि सर में कितनी क्वालिटी है या कितनी ब्रांड है, वो आपके सामने भी आने वाला है। तो अपने इस सिलेबस के बारे में देखेंगे दोस्तों, आप बने रहे। बाकी जो सारा कोर्स है मेरा इकोनॉमिक्स का वो आपको पावर स्टडी के ऐप में मिलेगा। यूट्यूब पर भी अपनी कुछ विशेष कक्षाएँ होगी, तो आप बने रहे और आप देखते रहे दोस्तों। तो अपन सिलेबस डिस्कशन में लेते हैं दोस्तों कि अपने सिलेबस डिस्कशन में क्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अपन इकोनॉमिक्स है वैसे तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। हो सकता है आपको हार्ड लगता हो, मेरे को बहुत ईजी लगता हो, लेकिन दोस्तों आप पढ़ोगे मेरे से तो मेरा विश्वास है, मैंने पहले ही बता दिया था कि 45 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 45 नंबर आपको जो क्वेश्चन है वहाँ मिलेंगे। अपना पढ़ाए वहाँ मैटर वहाँ आपको मिलेगा।
इसमें आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अपना जो सिलेबस है आरपीसी के द्वारा तो अपने 3 भागों में बांटा हुआ है वो सिलेबस 12th लेवल का और यूजी लेवल और पीजी लेवल। ओके दोस्तों, तो अपने इनको क्रम क्रम से देखते हैं कि कैसे कैसे अपना सिलेबस है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने 12th लेवल की बात कर लेते हैं कि अपने 12th लेवल में अपना कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है 12th की, या जिसको अपन बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें अपना क्या क्या मुख्य बिंदु है, क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों आरपीसी के द्वारा स्टैटिक्स के पहले पोर्शन दिया हुआ है, स्टैटिक्स में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। मैं हिंदी इंग्लिश भी बता दूंगा आपको, हिंदी भी बता दूंगा। तो स्टैटिक्स में अपना सर दोस्तों पहला अपना दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसी के अंदर अपना दिया हुआ है अपकिरण के माप, और तीसरा दिया हुआ है सूचकांक। ये अपना पहला पॉइंट है स्टैटिक्स में। वैसे दोस्तों तीनों जो 3 चैप्टर्स हो गए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अलग है, अपकिरण के माप अलग है और सूचकांक अलग है। ये 3 चैप्टर है दोस्तों, लेकिन इन्होंने तीनों को एक साथ कर दिया। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन और इंडेक्स नंबर, इंग्लिश में ये हो गया। देखो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन क्या पढ़ेंगे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन पढ़ेंगे दोस्तों माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। अब दोस्तों यहाँ माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे पढ़ेंगे। अब लोगों के पास क्या मैटर नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, जो 10th वाले जो होते हैं ना माध्य, माध्यिका, बहुलक, वो पढ़ते हैं। वो लंबी लंबी सारणियाँ बनाते हैं, उनको सिग्मा उनको जोड़ते हैं और फिर माध्य, माध्यिका, बहुलक को हल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल अलग है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें अपन अलग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक में। तो देखो दोस्तों इसमें अपन पढ़ने वाले हैं समानांतर माध्य, माध्यिका या माध्यिका और बहुलक। मीन, मीडियन और मोड। समांतर माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे। अब समांतर माध्य क्या होता है, जो भी जितने भी मद होते हैं उन सभी मदों का योग कर लिया जाता है, फिर जितनी संख्या है उनसे भाग दे दिया जाता है। ये तो औसत हो गया या समांतर माध्य हो गया। फिर अपन समांतर माध्य में और भी पढ़ेंगे, समांतर माध्य है, गुणोत्तक माध्य है, हरात्मक माध्य, ये भी देखेंगे। और समांतर माध्य के और भी बहुत सारे हैं कि समांतर माध्य का यूज कब किया जाता है वो पढ़ेंगे। माध्यिका अपन देखेंगे जब अपने जो चर है उनको अपन आरोही या अवरोही क्रम में लगा दे तो बीच वाला मध्य कौन सा होता है, माध्यिका होती है। और फिर अपन ये भी देखेंगे कि माध्यिका के अपने और भी सूत्र होते हैं माध्यिका निकालने के, वो भी हल अपने करेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि माध्यिका का यूज कब होता है, किसी वस्तु की विशेषता बताने के लिए, उसके गुण बताने के लिए भी अपन माध्यिका का यूज करते हैं। उसी प्रकार अपन बहुलक देखेंगे, जो भी चर है उन चरों में ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी हुई है, जिसकी जितनी बार रिपीटेशन हुआ है, बारंबारता हुई है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, बहुलक ही बोलते हैं। फिर अपन बहुलक देखते हैं, बहुलक का अपने सूत्र लिखते हैं और सूत्र से अपन प्रश्न को हल करते हैं। ये तो मोटा मोटा अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये भी देखते हैं इनमें कि इनमें स्थिति माध्य कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। इनमें अपन देखते हैं स्थिति माध्य कौन सा है, इनमें अपन ये देखते हैं कि गणितीय माध्य कौन सा है। इन चीज़ों का भी अपन को अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन सा स्थिति माध्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा गुणोत्तर माध्य है, निम्नलिखित में कौन सा स्थिति माध्य नहीं है। तो दोस्तों ये भी अपन डिस्कस करेंगे जब अपना सिलेबस चालू होगा, चैप्टर चालू होगा। इस बार यदि मैं सभी यहीं बताने लग गया ना तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चालू कर दिया है। अभी दोस्तों सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसका डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा वास्तव सर को इसकी गहराई का पता है, कहाँ तक टॉप लेवल है मैं बताऊंगा। फिर दोस्तों अपने कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में अपन देखेंगे कि बहुलक कब आता है, कोलरों की संख्या, जूतों की संख्या, इनका आकार क्या है जब बहुलक ज्ञात किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट, विशेषताओं के लिए माध्यिका ज्ञात की जाती है, औसत निकालना हो तो समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। फिर दोस्तों अपन क्या करते हैं, समानांतर माध्य को अपने सिंबल समांतर माध्य ये है, माध्यिका का m है और बहुलक का z है। फिर दोस्तों अपन क्या करते हैं, इनमें संबंध निकालते हैं कि z बराबर 3m माइनस 2x बार। कहने का मतलब बहुलक कैसे निकालेंगे, 3m माइनस 2x बार। इस सूत्र से भी अपन इसको आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों अपने माध्यिका के लिए कौन सा वक्र ज्ञात किया जाता है, ओजाई वक्र। तो दोस्तों अपन ओजाई वक्र का भी अपन अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अपकिरण के माप। अपकिरण के माप, अपकिरण का मतलब दोस्तों क्या होता है, कितना श्रेणी में बिखराव है, कितना श्रेणी में विस्तार है। इन सभी बातों को ज्ञात करने के लिए अपकिरण अपने ज्ञात करते हैं। अपकिरण में अपन क्या क्या ज्ञात करते हैं, अपन क्या क्या मुख्य बिंदु रहने वाले हैं। एक अपना रहेगा विस्तार, एक अपना रहेगा चतुर्थक विचलन, एक अपना दोस्तों रहेगा माध्य विचलन, और एक दोस्तों अपना रहेगा परमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन SD, परमाप विचलन। सूत्र क्या हो जाएगा अपन देखेंगे, सिग्मा d² इस प्रकार दोस्तों अपन परमाप विचलन ज्ञात करेंगे, माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, कौन सा इनमें उचित रहता है, सर्वोत्तम माध्य विचलन कौन सा है। चतुर्थक विचलन देखेंगे, चतुर्थक विचलन कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1/2 से निकालेंगे। इनमें अपने बहुत सारे पढ़ेंगे, चतुर्थक विस्तार भी पढ़ेंगे, चतुर्थक विचलन पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार पढ़ेंगे, विस्तार क्या होता है, विस्तार क्या होता है, रेंज बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, रेंज H माइनस L से अपन निकालेंगे। विस्तार गुणांक भी अपन निकालेंगे, चतुर्थक विचलन निकालेंगे, माध्य विचलन निकालेंगे, परमाप विचलन निकालेंगे। काफ़ी डेप्थ में है, काफ़ी लंबा रहने वाला है दोस्तों चैप्टर, काफ़ी दोनों चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं, है ना। तो अपन जब पढ़ेंगे जब उनका आराम से अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों एक अपने पास है सूचकांक, इंडेक्स नंबर। ये दोस्तों ये भी अपन सूचकांक में पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर सूचकांक। सूचकांक कैसे निकालेंगे, सूचकांक क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे। सूचकांक क्या होते हैं, चर मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को बताते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ था, तो चर मूल्य में होने वाले मूल्यों को बताते हैं। सूचकांक क्या होते हैं अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि सूचकांक में कौन कौन से आते हैं, WPI, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये पढ़ेंगे। फिर कुछ विद्वानों ने सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों के बारे में भी अपन इंडेक्स में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन देखेंगे लेस पेयर का सूत्र देखेंगे, अपन दोस्तों पास्य का सूत्र देखेंगे, अपन फीसर का सूत्र देखेंगे। इस प्रकार दोस्तों अपने सूचकांक में ये भी अध्ययन करेंगे। और भी बहुत से विद्वानों के 3-4 सूत्र और हैं, उनका भी अपने अध्ययन करेंगे, सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं। फिर दोस्तों अपन ये भी देखेंगे कि लास्ट पेयर, पासे और फीसर, इनमें तीनों में से सर्वोत्तम सूचकांक किसका है, तो वो है फीसर साहब का है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अपन देखेंगे कि इन दोनों से सूत्र इनके कैसे निकालते हैं। तो देखो जो फीसर का सूत्र होता है दोस्तों, फीसर का सूत्र होता है वो लास्ट पेयर और पास्य के सूत्र का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। अपन ये भी देखेंगे, अपन इन तीनों में तुलना भी देखेंगे कि लास्ट पेयर का सबसे बड़ा होता है, फीसर ये होता है, और पास्य का सबसे छोटा है। इनमें अपन समानता भी देखेंगे और इसके बहुत सारे MCQ भी है, वो भी हल करेंगे। मतलब कि अपन जो पढ़ाएंगे ना, मैटर बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, सीधी सी बात है। पूरा मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, पूरा नंबर आएंगे। इस प्रकार दोस्तों मैंने इनका अध्ययन बता दिया, आपको मोटा मोटा बताया अभी तो, ठीक है। अभी देखेंगे कि लास्ट पेयर अपने सूचकांकों में किसका आधार वर्ष को सूचकांकित करता है, पासे प्रचलित वर्ष को लेता है। फिर दोस्तों अपन इनको सूचकांकों को इनका सूत्र लिखेंगे, सिग्मा P1 × Q0/Q0, ठीक है।
पाँच का सूत्र लिखेंगे सिग्मा P1 P0 इंटू P1 अपॉन P1। अभी तो काफ़ी चलने वाला है ना, सॉरी Q1 इंटू काफ़ी लंबा चलने वाला है, इनका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे, खूब बड़ा है चैप्टर, तो मैंने इनको आपको ब्रीफ में बताया। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना 1 नंबर पॉइंट। अब अपने 2 नंबर अपना पॉइंट लेते हैं अपने सिलेबस का। अभी तो 12th लेवल का चल रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप शिक्षा विभाग में आओगे, आप सभी का हम स्वागत करेंगे। तो आपको दोस्तों आते ही ये पढ़ाना है अपने को, तो अभी से अपने मन में, अपने जहन में बैठा लो कि अपने को इस चैप्टर्स को तैयार करना है, आगे बच्चों को पढ़ाना है। और अभी पॉजिटिव हो जाओ कि अपने को नंबर लाना है, अपना रैंक के साथ सिलेक्शन है, हम है तो रैंक है, आप घबराओ मत दोस्तों, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा टॉपिक है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बाद में अपना कौन सा सिलेबस में आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बाद में दोस्तों अपना सिलेबस में दूसरा बिंदु जो आरपीएससी के द्वारा दे रखा है वो है दोस्तों अपना ग्रामीण विकास। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। काफ़ी मोटी किताब आती है ग्रामीण विकास की दोस्तों, फिर भी ग्रामीण विकास में अपन क्या अध्ययन करने वाले हैं ये अपने को देखता है। पहली बात तो अपन देखते हैं विकास क्या होता है दोस्तों। अब टाइम बहुत काफ़ी कम है, सिलेबस डिस्कशन है, इसलिए मैं ब्रीफ में लूँगा दोस्तों, थोड़ा फास्ट बोलूँगा, इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। देखो, एक तो होता है विकास, एक होता है विकास या आर्थिक विकास, एक होती है दोस्तों संवर्धी, एक होता है विकास जिसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंट, एक होती है संवर्धी जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ। ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये होती है ग्रोथ संवर्धी, ठीक है। आर्थिक संवर्धी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक, आर्थिक संवर्धी और आर्थिक विकास। पहली बात तो अपन को ये 2 वर्ड्स है, इनको समझना बहुत जरूरी होता है कि संवर्धी क्या होती है, विकास क्या होता है और ग्रामीण विकास क्या होता है, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। जब देश की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, जब देश की वास्तविक आय में या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, देश के उत्पादन में वृद्धि होती है, देश की जीडीपी में वृद्धि होती है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, संवर्धी बोलते हैं। क्या? जब देश की जीडीपी में वृद्धि, जब देश के उत्पादन में वृद्धि या देश की आय में जब वृद्धि होती है, तो इन सभी बातों को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, संवर्धी बोलते हैं। तो सर जी विकास क्या होता है दोस्तों? विकास, किसी देश का विकास जब कहा जाएगा जब वहाँ के लोगों को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, वहाँ की गरीबी हटे, वहाँ की बेरोजगारी हटे, आदि जब ये प्रोग्राम हो तो वो मेरा क्या होता है, विकास होता है। आप बात समझ गए होंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। विकास अपन ये नहीं कह सकते किसी देश का जब जीडीपी बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, आय बढ़ गया तो उस देश का विकास है, नहीं, वो आर्थिक संवृद्धि है। विकास कब होगा? अरे आप इनकी शिक्षा पर तो ध्यान दो। यदि वहाँ को एजुकेटेड ही नहीं है, आप पैसा कमा रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजुकेटेड ही नहीं है लोग, तो क्या वो देश विकास कर रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर रहा। स्वास्थ्य ही नहीं है, लोग कुपोषित है, क्या 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 मतलब उस उत्पादन का, क्या मतलब उस आय का, जब कुपोषण से लोग शिकार हैं? इसका मतलब सबको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, गरीबी नहीं रहे और बेरोजगारी भी नहीं रहे, ठीक है। ये बेरोजगारी की स्कीम होगा तो वो क्या होता है, विकास। अपन बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्या होता है। यहाँ वर्ड आया है एक, ग्रामीण और विकास। देखो, जब गाँवों में, जब गाँवों की आधारिक संरचना बढ़े तो वो क्या होता है, गाँवों का विकास होता है। आधारिक संरचना कैसे सर, समझे नहीं? देखो, जब गाँवों में सड़क पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये जब ये हो, सड़क है, वहाँ पानी है पीने का, बिजली है, सारी आधारभूत सुविधाएं है, वहाँ पर शिक्षा है, यदि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा है, ये सारी जब व्यवस्थाएं होती है तो वो अपने ग्रामीण विकास में इसका अध्ययन करते हैं। अब ग्रामीण विकास अपने सिलेबस का विषय है तो अपन इसमें देखेंगे कि गाँवों में सड़क है, पानी है, बिजली की व्यवस्था, वो देखेंगे। अब जैसे जैसे दोस्तों गाँव का कैसे विकास हो, जैसे एक भारत निर्माण योजना आई थी तो ये पढ़ेंगे अपन, जैसे इसमें गाँवों से संबंधित योजनाएं भी पढ़ेंगे। जैसे कि भारत निर्माण योजना कब आई थी बताएंगे दोस्तों, 2005 में आई थी। ग्रामीण विकास से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो देखेंगे कि प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि भारत निर्माण योजना कब आई, तो अपन से देखेंगे सर भारत निर्माण
निर्माण योजना 2005 में आई। ओके, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था इसलिए पिछली बार कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी। आ गया ना सीधा, ग्रामीण विकास से क्वेश्चन आ गया ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी, सीधा क्वेश्चन था। कई लड़कों ने जल्दीबाजी में गलत कर दिया था दोस्तों, ठीक है, तो वह भी ग्रामीण विकास से था। जैसे भारत निर्माण योजना है, इस बार आ सकता है तो 2005 में आई, तो इसके कितने घटक है तो अपन को ये भी पता रखना है कि इसके 6 घटक है। अब 6 घटकों को दोस्तों अपन कैसे याद रखेंगे। जैसे अपने एक घर बना लिया, बताओ दोस्तों एक घर होना चाहिए व्यक्ति के पास। घर में क्या होना चाहिए बताओ, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि जल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या घर में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लो दोस्तों अपनी लाइट की व्यवस्था कर दी, ये अपने खंभा लगा के यहाँ से वायर लेके आ गई। और क्या होना चाहिए घर में बताओ दोस्तों, क्या फ़ोन की सुविधा होनी चाहिए, क्या बिल्कुल होनी चाहिए। घर पर आने के लिए क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, मतलब कि सड़क होनी चाहिए। इस प्रकार ये क्या होता है कि भारत निर्माण में घटक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है। तो दोस्तों आप बताएंगे भारत निर्माण के कौन कौन से घटक हो गए। क्या घर है, बिल्कुल है। और क्या घर में क्या चाहिए बताओ, पानी चाहिए, मतलब कि जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बताओ। और घर में क्या चाहिए, बिजली चाहिए, ओके बिजली भी दे दी। और बताओ घर में क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए, बिल्कुल फ़ोन भी दे दिया। और क्या चाहिए बताओ, क्या मार्ग होना चाहिए, साधन आने के लिए क्या होनी चाहिए, घर के लिए सड़क, मतलब गांव में सड़क की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और बताओ दोस्तों कौन सा बच गया, देखिए अब आप बताओ 1 2 3 4 5 हो गया। एक अपना कौन सा बच गया, एक अपना दोस्तों क्या होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लो सिंचाई लगा दो यहाँ पर, फुहारे सिस्टम तो जानते हो क्या, ये पानी वाला जो भी है। इस प्रकार भारत निर्माण योजना की ये 6 घटक है। तो दोस्तों आप इस चित्र के माध्यम से आराम से याद कर सकते हो। एक घर बनाओ, घर में पानी की व्यवस्था कर दो, ऊपर लाइट की व्यवस्था कर दो, कितना हो गया, घर हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, फिर फ़ोन एक और बढ़ गया, फिर आने के लिए रास्ता, सड़क होनी चाहिए, और हो सकता है पानी की सिंचाई की व्यवस्था। तो ये भारत निर्माण योजना 2005 में आई। और दोस्तों इसके 6 घटक थे जो अपने एनालिसिस किया। और अपने ग्रामीण विकास में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी हो सकता है आपकी ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ योजनाएं हैं वो भी आ सकती है, तो अपन उनका भी अध्ययन अपनी क्लास के दौरान करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1999 को आई थी दोस्तों, पता है ना आपको, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर इससे कौन सी बनी थी आपकी, NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, कब आया था दोस्तों, 2011 में आया था। इसके बाद में क्या बनाया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, कब बनी थी दोस्तों, जुलाई 2015 में आई थी श्रवण जयंती। अब आपको पता होना चाहिए श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कैसे आई थी। तो दोस्तों इस योजनाओं को 6 योजनाओं को मिला के बनाया गया था। समय का अभाव है दोस्तों, फास्ट उठाना पड़ रहा है। देखो IRDP ट्राइसेम, फिर और बताओ देखिए कौन कौन सी है, IRDP ट्राइसेम है, और एक वो द्वारका CRA, एक है MWS, एक है गंगा कल्याण योजना, और एक आपके पास सिट्रा। कितनी योजना होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। इन सभी 6 योजनाओं को मिला के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई थी। IRDP ट्राइसेम, द्वारका, MWS, गंगा कल्याण योजना और सिट्रा, इन सभी को मिला के कौन सी योजना बनाई गई थी दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में, विषय में ग्रामीण विकास टॉपिक है दोस्तों। देखो दोस्तों, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आई थी। वोमेन और चाइल्ड को रूरल एरिया में विकास के लिए आई थी। 10 लाख कुआं स्कीम आई थी। गंगा कल्याण योजना आई थी। और ग्रामीण जो कारीगर है उनके विकास के लिए, उनको यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सिट्रा आई थी। तो दोस्तों इस प्रकार 6 योजनाओं को मिला दिया गया। बहुत एनालिसिस करेंगे आप, देखना दोस्तों, फुर्सत से देखना आप, एकदम टकाटक। कब आई थी IRDP बताओ, देखिए अब देखो, इनको याद होना चाहिए 1978-79 में ये आई थी। ये स्कीम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुई थी। ट्राइसेम कब आई थी, 1979 में आई थी, 79 में आई थी। द्वारका ये कब आई थी दोस्तों, 1982 में आई थी। मिलियन वेल्स स्कीम कब आई थी, 1996 में आई थी। गंगा कल्याण योजना 1997 में आई थी। सिट्रा कब आई थी, 1992 में आई थी दोस्तों। इस प्रकार अपन इनका अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। एक और है जैसे नरेगा की भी एक लंबी हिस्ट्री है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं नरेगा का किस प्रकार आया था। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ दोस्तों। एक योजना थी NREP, बताओ कब आई थी। एक योजना थी RLEGP,
RLEGP, इनको मिला के बनाया था जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना से बनी थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और फिर एक बनी थी संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, और फिर अपना आया था नरेगा। बताओ दोस्तों नरेगा कब आया था? बताओ, नरेगा एक्ट 2005 में आया था। नरेगा आया कब था? 2 फरवरी 2006 को। देश के कितने जिलों में? 200 पिछड़े जिलों में आया था। फिर दोस्तों आगे बताओ, संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को। महात्मा गांधी नाम कब किया था? 2 अक्टूबर 2009 को। इस प्रकार अपन नरेगा का एनालिसिस करेंगे। कितनी महिलाएं होती है इसमें दोस्तों? कितनी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए बताएंगे? 33%, 50%, 30% या 75%? बताएंगे दोस्तों। नरेगा में है 33%। सभी मिलेगा आपको पावर स्टडी के ऐप में, आपको सब कुछ मिलेगा जितेंद्र नेहरा के द्वारा। ठीक है श्रवण, अब देखो NREP कब आई थी? सीधे सीधे क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में हिट करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। NREP कब आई थी बताना मेरे को। देखिए 1980 में आई थी। RLEGP कब आया था बताओ मुझे दोस्तों? 1982 में। क्वेश्चन आया असिस्टेंट प्रोफेसर में डायरेक्ट। राष्ट्र क्या है? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है NREP और RLEGP। ठीक है दोस्तों, NREP 1980 और RLEGP 1982 में। जवाहर योजना कब आई दोस्तों? 1 अप्रैल 1989 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आई दोस्तों? 1 अप्रैल 1999 को। श्रवण संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना कब आई दोस्तों? 2001 में आई। जवाहर 1 अप्रैल 1989, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 और संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना 2001। और नरेगा कब आई बताओ? 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। इस प्रकार ये नरेगा की पूरी डिटेल बता दी मैंने। काम के बदले अनाज योजना कब आई? आप बताएंगे सभी दोस्तों। काम के बदले अनाज योजना कब आई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया? सीधा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया दोस्तों? समय बहुत अभाव है, सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, क्रैश कोर्स कराने लग रहा हूँ मैं। ठीक है, समय का मैं इस पॉइंट को छोड़ना चाहता हूँ, अभी मेरे पास बहुत है। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ दोस्तों। आप बताएंगे मेरे को, श्रवण जयंती शहरी रोजगार योजना बता दो कब आई थी? सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक विकास पढ़ा, आर्थिक समृद्धि पढ़ी, योजनाओं के बारे में पढ़ा। डिजिटल इंडिया बता दो कब आया था? डिजिटल इंडिया बता दो, स्किल इंडिया बता दो, मेक इन इंडिया बता दो। मैं बता दूँ नहीं? डिजिटल इंडिया 2015, स्किल इंडिया 2015 और मेक इन इंडिया 2014, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया 2016 में आए सभी। ये लो, अब दूसरा आगे बढ़ा लेता हूँ, ग्रामीण विकास के आगे। पता तो चले ना कैसे एनालिसिस कर रहे, कैसे मेरा ये जो सिलेबस है कैसे मेरे पूरे शरीर में रमा हुआ है, बसा हुआ है, और कैसे मैं आपको करूँगा। कत्ते घबराने की आवश्यकता नहीं है। पावर स्टडी को एक ब्रांड मिला है, पावर स्टडी वाकई अपने आप में भी ब्रांड है, और एक ब्रांड और मिला, आपका सिलेक्शन होगा पक्का। मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आपका समय आ गया है कि आपको हम मिले हैं, आप लग जाओ, बिना समय व्यतीत किए, बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, हमसे जुड़ जाओ और लग जाओ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लो। अगला नेक्स्ट अपन पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अब ज़्यादा अपन लंबा हो रहा है। देखो अपन दोस्तों रोजगार के बारे में देखेंगे, रोजगार के बारे में देखेंगे। रोजगार वाला है कुछ ना कुछ ये मानना चाह रहा है कि रोजगार कहीं ना कहीं बेरोजगारी वाले चैप्टर से तो लिंक नहीं कर रहा है ना, लेकिन अपन बेरोजगारी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। फिर भी अपन पढ़ेंगे कि रोजगार की स्थिति क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र से लोगों को मिल रहा है, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में रोजगार की स्थिति क्या थी, कृषि में क्या उस समय लोग ज़्यादा लगे हुए थे और अब भी उतने लगे हुए हैं, कैसे ज़्यादा रोजगार किससे मिल रहा है देखें। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखेंगे रोजगार का अपने सिलेबस में दोस्तों और कौन कौन सा आ रहा है। एक अपना सिलेबस में है आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एक होता दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। एक अपने सिलेबस में आएगा बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग में सुधार। कौन कौन सी उसमें समिति आई थी, वो पीजी लेवल का है दोस्तों। आर्थिक सुधार दोस्तों आप सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे। आर्थिक सुधार आप सभी को पता है, आर्थिक सुधार कब आए थे? 1991 में आए थे। कब आए थे? 24 जुलाई 1991 को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 बातें आपके पता होगा। एलपीजी, एलपीजी इसमें ये लेते, वो मत बना देना लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो नहीं है इकोनॉमिक्स में। एलपीजे आपको पता होगा, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और
ग्लोबलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें पढ़े उदारीकरण, प्राइवेट निजीकरण और वैश्वीकरण। तो दोस्तों अपन आर्थिक सुधारों में क्या पढ़ेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या होता है वैश्वीकरण? जब एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के शेष अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, जब खुली अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं, खुली अर्थव्यवस्था, तो वो कौन सी होती है अपनी, वैश्वीकरण होता है। निजीकरण क्या होता है? जब सरकारी जो संस्थाएं होती है, सरकारी उपक्रम है, उनका स्वामित्व है या प्रबंध निजी लोगों को दे दिया जाता है, तो वो अपनी कौन सा होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है। उदारीकरण क्या होता है? जब सरकार अपने नियमों में उनको उधार बना देती है निजी कंपनियों के लिए, निजी संस्थाओं के लिए, तो वो क्या होता है, उदारीकरण होता है। अपन देखेंगे कि अपन जैसे कि उदारीकरण में कितने बार सरकार ने कितने उदारीकरण करेंगे, पहले मतलब कि लाइसेंस लेने वाले उद्योगों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, कितनी महारत्न कंपनियां हैं आदि अपन लिबरेशन एलपीजी में देखेंगे। 1991 में सुधार आए, अपन देखेंगे कि 1991 में उस समय देश के पीएम कौन थे, उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे, आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, एग्जाम में सारे आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लेना पेपर उठा के तो देखो एक बार, सारे क्वेश्चन एजिट आए हुए हैं ना। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, आर्थिक सुधारों के जनक कौन थे। ठीक है, तो ये वो आर्थिक नीति कब आई थी, 1991 में आई थी। इसके अंदर अपन और क्या क्या पढ़ने वाले, एक अपन फेमा पढ़ेंगे, फेमा एक पढ़ेंगे अपन, इसके अंदर फेरा था पहले, फेरा की जगह क्या आया था, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था, फेरा 73 था, फेमा 1999 में आया था। ये भी देखेंगे अपन, इसमें ये भी देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा एक्ट कौन सा था, ये भी पढ़ेंगे। एक अपन MRTP एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, MRTP की फुल फॉर्म क्या है ये भी पढ़ेंगे दोस्तों। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, घबराओ मत, एकदम अंगुलियों पर है अपने। ठीक है दोस्तों, ये तो आर्थिक सुधारों की बात हुई। तो ये दोस्तों, ये तो हुआ अपना 12th लेवल का। अब अपन कौन सी लेवल की बात करेंगे, अब अपन बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल में अपना क्या सिलेबस रहने वाला है। ग्रेजुएशन लेवल बाईलैंग्वेज भी मिल जाएगा आपको दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो अब अपने ग्रेजुएशन लेवल में क्या अपना सिलेबस है उसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं दोस्तों। एक सेकेंड। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल में। ग्रेजुएशन लेवल में अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या बोलता है, छोटा सा सिलेबस है दोस्तों, को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिंदास रहो और सिलेबस को देखते रहो। अब अपन देख लें दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में अपना कौन सा सिलेबस आ रहा है। तो दोस्तों आर्थिक पर्यावरण आ रहा है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, छोटा सा है। आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक आर्थिक पर्यावरण, ज़्यादा कोई खास नहीं। इकोनॉमिक आर्थिक पर्यावरण देखेंगे, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व देखेंगे, कौन से आर्थिक पर्यावरण है, कौन से गैर आर्थिक पर्यावरण है आदि, ये बातें देखेंगे। इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते भी नहीं है दोस्तों। आर्थिक पर्यावरण के बाद में दोस्तों अपना नेक्स्ट है जो सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है दोस्तों, सारा यहाँ माइंड में रखना पड़ता है। यहाँ कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ स्क्रीन पर सारा माल आ गया और अंडरलाइन कर दिया और बच्चों को खूब सारा दे दिया मैटर, याद कर लो। स्क्रीन ला दी, स्क्रीन में 5 अखबार का पेज भी लगा दिया और 5 पेज चिपका दिए और 10 पेज चिपका के अंडरलाइन करके बता दिया। भाई साहब वो 10 पेज कब उतरेंगे आपसे, और 10 पेज कब उतारोगे और कब उनको लिखोगे, पूरा दिन तो निकल जाएगा। स्मार्ट स्टडी कौन सी होती है, कब फटोगे आप। मैटर देंगे ऑथेंटिक, शॉर्ट एंड स्वीट, एग्जाम में करेगा हिट और आप हो जाओगे एकदम नौकरी के लिए फिट। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता अपने सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता देखेंगे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान देश है। 1951 में भारत में 75% लोग
कृषि व कृषि की सहायक गतिविधियों पर निर्भर थे। कृषि के बारे में देखेंगे, पशुपालन के बारे में देखेंगे, उद्योगों के बारे में देखेंगे, सेवा क्षेत्र में देखेंगे कितना इनका जीडीपी में वगैरह योगदान है आदि। अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में देख लेंगे, कितने लोग ग्रामीण लोग परिवेश में बसते हैं, है ना, आदि। इसमें अपन रोजगार की स्थिति रहती है, छोटा मोटा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में इंडियन देख लेंगे। नेक्स्ट अपना सिलेबस में दोस्तों अपन देखते हैं नई आर्थिक नीति। एक नया अपना है नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो देखेंगे। नई आर्थिक नीतियाँ देखेंगे, इसमें क्या क्या डाटा है वो अपन इसमें पढ़ेंगे, जैसा अपना सिलेबस में होगा अपना आराम से इसको कर लेंगे। एक इसके आगे अपने देखेंगे भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड क्या है अपना, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार में देखेंगे। उसमें अपन विदेशी व्यापार की क्या दशा है, क्या दिशा है, ठीक है। इसमें अपन क्या देखने वाले दोस्तों, भारत देश का दिशा मतलब भारत देश का किन किन देशों के साथ, किन किन देशों के साथ, भारत का किन किन देशों के साथ आयात होता है और निर्यात होता है। ओके, अपना सऊदी अरब से कितना होता है, अमेरिका के कितना होता है, रूस से कितना होता है और फ्रांस से कितना होता है, ये तो देखेंगे। अपने इन देशों के साथ अपना कैसा संबंध है, फिर अपन देखेंगे इन देशों से अपने कौन से देश को सर्वाधिक अपने निर्यात करते हैं, कौन से देश से अपन सर्वाधिक आयात करते हैं, आदि बातें अपन देखेंगे। और संरचना देखेंगे, इसमें संरचना मतलब कि अपन किन किन वस्तुओं और सेवाओं का, किन किन वस्तुओं और सेवाओं का अपन क्या कर रहे हैं, आयात और निर्यात कर रहे हैं। जैसे कि हीरे जवाहरात है अपन निर्यात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल है वो अपन निर्यात कर रहे हैं, विदेशों से अपने पेट्रोल या डीजल आदि मंगा भी रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि अपन किन किन वस्तुएं अपन विदेशों से आ रही है, अपना देश किन किन वस्तुओं को सेवाओं को निर्यात कर रहा है। जैसे अपन चाय को करते हैं, अपन जैसे असम में अपने ज़्यादा चाय होती है तो अपन चाय को निर्यात करते हैं। तो अपन देखेंगे किन किन वस्तुओं और सेवाओं को अपने निर्यात कर रहे हैं, किन वस्तुओं को अपने आयात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपन आयात कौन सी वस्तु को कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अपन निर्यात कौन सी वस्तु को कर रहे हैं, कौन सी सर्वाधिक आयात कर रहे हैं। अपन को ये भी अपन इन बातों में अपन अध्ययन करेंगे। देशों का देखेंगे किन किन वस्तुओं और सेवाओं का अपन कर रहे हैं, सर्वाधिक क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक कम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा क्या कर रहे हैं, किस देश के साथ अपना व्यापार ज़्यादा है, आदि चीज़ें भी अपने इसके अंदर देखने वाले है। ये अपन एक वर्ड आता है दोस्तों, मैंने बताया नहीं, आयात प्रतिस्थापन, ये भी अपना वर्ड है, आयात प्रतिस्थापन। कोई इसका अर्थ बता सकता है क्या, आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? एक मैंने एलपीजी के चला गया, एक होता है विनिवेश, क्या इसका अर्थ बता सकते हो क्या? इनके अर्थ बताना दोस्तों, मैंने कहीं देखे है, नामी हस्तियाँ देखी है, इन वर्ड्स का वो भी अपने मन से बताते हैं, गलत बताते हैं ना। तो आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, विनिवेश क्या होता है मैं बता देता हूँ दोस्तों, पता नहीं फिर अपना मिलना हो नहीं हो। विनिवेश डी इन्वेस्टमेंट, जब सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेच देती है ना, उसको अपन विनिवेश बोलते हैं। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, कई लोगों का देखा है मैंने, गलत बताया है उन्होंने। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, आयात अपने को नहीं करना है, आयात की जगह प्रतिस्थापन यानी निर्यात ज़्यादा करना है। ये कहोगे आयात प्रतिस्थापन का मतलब अपने को आयात नहीं करना है विदेशों से, अपने को जो चीज़ अपन आयात कर रहे हैं उसको अपने देश में ही उत्पादित करना है। समझेंगे ना बात, बाकी पढ़ेंगे अपने, बहुत लंबा समय है तो भारत का विदेशी व्यापार अपन पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका अपने कर लेंगे। एक इसके अंदर ही दूसरा पॉइंट है तो निर्यात संवर्धन, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्या होता है एक्सपोर्ट, निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, निर्यात संवर्धन की तकनीकें पढ़ेंगे। निर्यात संवर्धन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए, कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की, कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की, कौन कौन सी समितियां अब तक बनाई। डी मसूजा समिति है, मुदालियर समिति है, बहुत सारी समितियां हैं दोस्तों, अपन इसमें पढ़ेंगे ना निर्यात संवर्धन में। इसके बाद में दोस्तों अपन सिलेबस का आगे वाला जो है अपन लेते हैं, ओहो ये वो बहुत ही मोस्ट बच गया, NI, ओहो वेरी मोस्ट, नेशनल इनकम। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस चैप्टर से, राष्ट्रीय आय से, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आय। एक सेकंड में राष्ट्रीय आय के बारे में
थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ आपको। अब अपना ग्रेजुएशन में है दोस्तों राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में दोस्तों अपन को अपने सिलेबस में है, तो अपन को एनआई के बारे में पढ़ना है। समझ में आए तो समझ में आ जाता है ये चैप्टर, नहीं आए तो आए नहीं। अपन से पढ़ोगे तो बाहर जाना नहीं, क्वेश्चन दिमाग से भी बाहर नहीं जाना, फिट बैठा देंगे दोस्तों। राष्ट्रीय आय के बारे में अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अध्ययन दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। दादा भाई ने अपनी एक बुक भी लिखी थी, कौन सी लिखी थी बताएंगे। देखिए, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। फिर अपन देखेंगे कि अपने स्वतंत्रता से पहले सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले किसने मापा, ठीक है। एक 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनी थी। राष्ट्रीय आय समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर राष्ट्रीय आय के अपन अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी है, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। क्या होता है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी में अपन देखेंगे कि एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं बाजार, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग ही क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। फिर अपन देखेंगे कि जीएनपी क्या होती है, तो जीएनपी दोस्तों जब जीडीपी में एनएफआई जोड़ देता है, एनएफआई विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआई जोड़ देते हैं तो दोस्तों अपना जीएनपी प्राप्त होता है। तो जीडीपी और जीएनपी में दोस्तों किसका अंतर होता है बताएंगे। देखिए, जीडीपी होता है एक देश की खुद की आय, घरेलू, और जीएनपी होती है घरेलू आय प्लस विदेशों से जो आय आ गई, ओके। और विदेशी लोग यहाँ से ले गए, उसको गट्ठा के देख लेते हैं अपना एनएफआई। कहने का मतलब जीएनपी में क्या होता है, अपने देश की आय पर अपने लोगों द्वारा विदेशों से शुद्ध साधन आय दोनों आती है इसमें, देशी प्लस विदेशी, वो क्या होता है जीएनपी होता है। तो क्या मेरे को बताएंगे आप एनडीपी और एनएनपी में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये बातें भी अपन पढ़ेंगे दोस्तों। और अपन क्या पढ़ेंगे देखो दोस्तों, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। आपने देखा होगा दोस्तों, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस। इनका भी अपन अध्ययन करने वाले हैं कि मार्केट प्राइस कैसे निकाली जाती है जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में, तो जीडीपी मार्केट प्राइस आती है। या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से यदि आप इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दो और सब्सिडी घटा दो तो आपके पास जीडीपी मार्केट प्राइस आती है। इनका भी दोस्तों अपन एनालिसिस करेंगे, इनका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। सारा याद है, यहाँ पर अंगुलियों में है, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इकोनॉमिक्स के मामले में। तो दोस्तों तो अपन जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इनका अध्ययन करेंगे। फिर अपन राष्ट्रीय एनआई देखेंगे, एनआई क्या होती है दोस्तों। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, कोई बताएगा मेरे को। उत्पादन के दोस्तों 5 साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, बताना, देखो मेरे को बता सकते हो क्या। पूंजी, श्रम, भूमि, प्रबंध, नहीं होता क्या ये, ठीक है। और है ना, टाइम नहीं है दोस्तों, इन सभी का होता है। तो पूंजी पर क्या मिलता है, ब्याज, श्रम को मजदूरी, भूमि पर लगान, प्रबंध को क्या मिलता है बताओ, वेतन। और साहसी होता है एक, साहसी को क्या मिलता है, लाभ। तो लाभ, वेतन, ब्याज या लगान, सॉरी भूमि पर लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी पर ब्याज, इन सभी को जोड़ दे तो वो मेरी क्या होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसका भी दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन देखेंगे राष्ट्रीय आय की 3 विधियाँ होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों विधियों से अपन राष्ट्रीय आय निकालेंगे, कैसे निकाली जाती है। फिर दोस्तों अपने कुछ परिभाषाएं भी है, तो अपन इसमें कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे, फिशर की देखेंगे, पिगू की देखेंगे, मार्शल की देखेंगे, आदि भी राष्ट्रीय आय में। इनका भी अपन दोस्तों अध्ययन करने वाले, पूरा पोस्टमार्टम होगा, आराम से बने रहे। अब दोस्तों अपना जो सिलेबस बन रहा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल का सिलेबस क्या है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। हाँ दोस्तों, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने हैं मांग, अपने एक तो है मांग और एक अपने है सार्वजनिक वित्त, जिसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, मांग वाले को डिमांड और डिमांड पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। मांग वाला चैप्टर है दोस्तों। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है ना दोस्तों,
नाम ऐसे है, इनकी एक एक दो दो किताबें आती है। अब इनमें अपन को कैसे पढ़ना है, इनमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अच्छा मीटर अपन को निकालना है, एग्जाम हिट कर जाए, अपना क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी दे रखे हैं ना, उनके बुक्स एक दो दो बुक्स लिख लो इन चैप्टर्स की, इतने बड़े बड़े। फिर अपन देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मांग। देखो दोस्तों, अपन मांग पढ़ेंगे, मांग का नियम पढ़ेंगे, मांग की लोच पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की होती है, मांग की श्रेणियाँ पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बताऊँ, पूर्णतः लोचदार पढ़ेंगे, पूर्णतः बेलोचदार पढ़ेंगे, इकाई लोचदार पढ़ेंगे, इकाई से कम और इकाई से ज़्यादा, ये तो मांग की लोच की जो श्रेणियाँ हैं वो पढ़ेंगे। मांग का नियम पढ़ेंगे, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है, कीमत कम होने पर बढ़ जाती है, तथा कीमत अधिक होने पर उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, मांग का नियम कहते हैं। फिर मांग के नियम को अपन देखेंगे कि मांग जो शिफ्ट होता है, मांग वक्र शिफ्ट कब होता है, मांग वक्र नीचे की ओर शिफ्ट कब होता है, अपने ही बिंदु पर कब खिसकता सकता है, ये बातें भी अपन पढ़ेंगे। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, आदि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर काफ़ी लंबा है, ये इसके अंदर में सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस क्या, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इसमें तीन बातें आती है दोस्तों, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि अपन सार्वजनिक वित्त में अपन हम पढ़ेंगे। कुछ परिभाषाएं भी आई थी, जैसे फिंडले शिवराज, कई बार करारोपण का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन भी आए थे दोस्तों। ये टैक्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कौन कौन से करारोपण क्या होता है, ठीक है, कर की चोरी क्या होती है, कर की चोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत सारे टैक्स के बारे में, भारत में कितने प्रकार के टैक्स प्रचलित है, ठीक है, वो भी है, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन सार्वजनिक वित्त के अंदर। और भारतीय बैंकिंग की समस्या, एक ये है भारतीय बैंकिंग की समस्याएं पढ़ेंगे और वह सुधार पढ़ेंगे। देखो भारतीय बैंकिंग में अपन पहले तो देखो थोड़ा बैंकिंग का इतिहास भी जानना पड़ेगा। नाम मतलब चैप्टर काफ़ी लंबे हैं यहाँ पर। भारतीय बैंक, रिजर्व बैंक देखेंगे, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कौन सी कमेटी के हिसाब से 1 अप्रैल 1935 को कौन सी कमेटी थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, फिर देखेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, फिर देखेंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कब हुआ था, ठीक है, उनकी उस समय उतनी जमाएँ कितनी थी। थोड़ा बहुत अपन नाबार्ड के बारे में पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, किस समिति पर हुई थी वो भी पढ़ेंगे। आयात निर्यात बैंक के बारे में भी थोड़ा अपन देख लेंगे। तो भारतीय बैंकिंग की समस्या और सुधार में अपन देखेंगे क्या, कौन इसकी समितियां बनी हैं सुधार के लिए, है ना, उर्जित पटेल समिति है, एक कैमल्स आया था रेटिंग के लिए बैंकिंग सुधार में, कैमल्स आदि रिपोर्ट है, बहुत सारा है बैंकिंग वाले दोस्तों। आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई की दो वो नीतियाँ होती है कौन कौन सी, एक होती है परिमाणात्मक, एक होती है गुणात्मक। फिर अपन देखेंगे परिमाणात्मक में कौन कौन सी आती है, बैंक रेट आती है, एसएलआर आती है, रेपो रेट आती है, कैश रिजर्व आती है ना, पर बहुत सारी है। गुणात्मक प्रत्यक्ष कार्रवाई है, मार्जिन मनी में बदलाव है, ठीक है, बहुत सारा है। बैंकिंग के बारे में अपन आराम से अध्ययन कर लेंगे। फिर भारतीय बैंकिंग के बाद में एक लास्ट आता है ना मौद्रिक नीति, और एक अपने राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। किसी भी देश की मौद्रिक नीति उस देश का केंद्रीय बैंक बनाता है। भारत के संदर्भ में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय मौद्रिक नीति ये बनाता है। मौद्रिक नीति में ये गुणात्मक, परिमाणात्मक, सीआरआर, एसएलआर, इनका पूरा बैंक रेट इनका अपन अध्ययन करने वाले हैं। फिर एक आती है अपनी राजकोषीय नीतियाँ जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। करारोपण के सिद्धांत है, इसमें पढ़ेंगे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक ऋण, हिनार्थ प्रबंधन, घाटे की व्यवस्था, बजट आदि इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने लिखा हुआ है बजट डिफिसिट फाइनेंसिंग, है ना, तो अपन बजट के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, बजट घाटा किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं आदि बजट के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। बजट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है वो भी अपन देखने वाले हैं। पूरा एनालिसिस हो जाएगा, सारा अपने अंगुलियों पर याद है दोस्तों। तो ये अपने इसका भी अपने अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों अपन राजकोषीय नीतियाँ पढ़ लेंगे, मौद्रिक नीति पढ़ लेंगे, करारोपण के सिद्धांत वगैरह पढ़ लेंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ लेंगे, पूरा अपना एनालिसिस कर लेंगे। आपके पर्सन कत्ते गलत नहीं होने वाले। सारा सिलेबस तैयार है, सारा मैटर दिमाग में तैयार है, आपको बताने की ज़रूरत है। आप तैयार हो जाओ। जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिना देखे सारा पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप भी जुड़ जाए। मनोज जी सर, आप पहले से आप पर विश्वास है, सब जानते हो। मनोज जी सर एक ऐसे सर थे, जब पिछली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की आई थी तो कई लोगों ने आंसर की बनाई थी, आपको पता होगा, आनन फानन में, लेकिन मनोज जी सर की जो आंसर की आई थी वही ऑथेंटिक थी। उनके क्वेश्चन जो बताए आंसर की में एक भी गलत नहीं हुआ, लगभग सारे सही थे, क्योंकि ब्रांड है, अच्छा देते हैं, अच्छा बताते हैं, गलत का यहाँ कुछ नहीं है।
गलत के लिए जगह नहीं है, क्वालिटी है, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करते हैं दोस्तों। और आपको पता है ऐप में भी इनकी प्राइस बहुत कम है, प्राइस इन्होंने बहुत कम रख रखी है ऐप में भी दोस्तों, ऐप में बहुत कम है। जिस प्रकार की यहाँ आपको फैकल्टी मैटर दे रही है उसके हिसाब से तो ये प्राइस बहुत कम है। ये प्राइस मनोज सर की जो भी 2500 रुपये है ऐप की, या 1700 ऑफर में जो भी 1800, बहुत कम है। मैं तो बोल रहा हूँ इस प्राइस का मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बेरोजगार लोग हो, गरीब लोग हो, ग्रामीण परिवेश से आते हो तो दोस्तों मेहनत करो और सर्विस पकड़ो जल्दी से। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम आपके स्वागत के लिए तत्पर है। आज से ठान लो, मान लो, हम पर विश्वास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैटर मिलेगा, पूरे में पूरे नंबर दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो आज का सेशन दोस्तों अपना ये था। कैसा लगा दोस्तों आपका ये सेशन, आप हमें लाइक कमेंट करके बताएंगे, आप अपनी सजेशन देंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हो, जल्दी बोल रहे हो, तेज़ बोल रहे हो, जैसा भी है आप अपने सजेशन हमें देंगे। हम आपके सजेशन का वेट कर रहे हैं। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए दोस्तों। अपनी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तभी तक आप सभी को अलविदा, बाय।